नमस्कार। आज सेवा तीर्थ में प्रथम कैबिनेट बैठक हुई। इसमें सेवा संकल्प प्रस्ताव, जो कि भारत की विकास यात्रा में एक नया आरंभ है, ये प्रस्ताव यहां पर आज कैबिनेट में रिजॉल्व किया गया, स्वीकार किया गया। मैं इसे पूरे प्रस्ताव को पढ़ूंगा आपके लिए। आज युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, फागुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन 24 फरवरी 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक प्रथम बैठक आयोजित हो रही है। यह बैठक एवं यह भवन नए भारत के नवनिर्माण की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। इस शुभारंभ के साथ ही हम उस भविष्य का स्वागत कर रहे हैं जिसके निर्माण में सदियों का श्रम लगा है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में इतने दशकों तक सरकारों ने विरासत को संभाला और भविष्य के सपने देखे। हमने एक ऐसे भारत के सपने देखे जिसकी सोच स्वदेशी हो, स्वरूप आधुनिक हो और सामर्थ्य अनंत हो। आज ये सेवा तीर्थ उसी संकल्पना का वह मूर्तिमान अवतार है जो लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का गौरव बढ़ाएगा। आज इस अवसर पर इस स्थान के इतिहास को भी स्मरण कर रहे हैं। सेवा तीर्थ उन अस्थायी बैरकों के स्थान पर बना है जो ब्रिटिश काल के थे। उस स्थान पर राष्ट्र संचालन के सक्रिय संस्थान का निर्माण नए भारत के कायाकल्प का भी प्रतीक है। गुलामी के कालखंड से पहले भारत की पहचान एक ऐसे राष्ट्र के रूप में होती थी जो एक और अपनी भौतिक भव्यता के लिए भी जाना जाता था और दूसरी ओर अपने मानवीय मूल्यों के लिए। सेवा तीर्थ की संकल्पना इन दोनों ही आदर्शों से मिलकर बनी है। कर्तव्य, सेवा और समर्पण की त्रिवेणी से यह कार्यस्थल एक तीर्थ की भांति पवित्र हो, यह इसकी मूल भावना है। सेवा तीर्थ में हो रही इस पहली बैठक के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल यह संकल्प दोहराता है कि यहां लिया गया हर निर्णय 140 करोड़ देशवासियों के प्रति सेवा भाव से प्रेरित होगा और राष्ट्र निर्माण के व्यापक लक्ष्य से जुड़ा होगा। हमारे लिए संवैधानिक मूल्य उस नैतिक प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है जो शासन को नागरिक की गरिमा, समानता और न्याय से जोड़ती है। सेवा तीर्थ की कार्य संस्कृति इसी आत्मा से संचालित होगी, जहां हर नीति संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगी और हर निर्णय देशवासियों की आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल यह संकल्प दोहराता है कि इस परिसर में लिया गया प्रत्येक निर्णय नागरिक देवो भव की भावना से प्रेरित होगा। यह स्थान सत्ता के प्रदर्शन का नहीं है, वरन प्रत्येक भारतवासी के सशक्तिकरण का केंद्र बनेगा। सेवा तीर्थ के संचालित शासन का हर प्रयास देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने की भावना से जुड़ा रहेगा। हम ये दोहराते हैं कि हम अपने विजन के मुताबिक उस गवर्नेंस मॉडल को और मजबूती देंगे जो पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक की संवेदनाओं के प्रति सजग हो। सेवा तीर्थ उस गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता का उत्तर है जो जड़ता की जगह गतिशीलता को, उदासीनता की जगह निष्ठा को और संदेह की जगह समाधान को बढ़ावा देता है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते वर्षों में लिए गए निर्णयों ने शासन के उद्देश्य को नई स्पष्टता दी है। करोड़ों नागरिकों के जीवन में आए बदलाव ने शासन के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत किया है। बीते एक दशक में 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालकर देश ने असंभव समझे जाने वाले काम को संभव करके दिखाया है।
ऐसे अनेक कीर्तिमानों के पीछे सरकार की दूरगामी सोच, व्यापक विजन और अथक परिश्रम रहा है। आयुष्मान भारत के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ने का गौरव देश ने हासिल किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ नागरिकों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाकर भुखमरी के अभिशाप का अंत किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण से करोड़ों परिवारों और महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन मिला है। ये सभी आंकड़े शासन की उसी दिशा का संकेत है जहां नीति का अंतिम उद्देश्य नागरिक का जीवन सरल बनाना रहा है। इसी तरह 4 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण से करोड़ों परिवारों को सिर पर छत और सुरक्षा मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक नए घरों तक पीने के पानी की पहुंच सुनिश्चित हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत की अर्थव्यवस्था में आए व्यापक परिवर्तनों को एक सतत सुधार यात्रा के रूप में देखता है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र के साथ जीएसटी, डीबीटी और डिजिटल इंडिया जैसे सुधारों ने शासन को अधिक पारदर्शी, अधिक सक्षम और अधिक नागरिक केंद्रित बनाया है। टैक्स मामलों में फेसलेस जांच की प्रक्रिया से ईमानदारी को बढ़ावा मिला है और आम नागरिकों का भरोसा मजबूत हुआ है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत आज विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपना सशक्त स्थान बना चुका है। मंत्रिमंडल ये दृढ़ संकल्प लेता है कि सेवा तीर्थ की नई ऊर्जा और रिफॉर्म एक्सप्रेस की तीव्र गति से हम निकट भविष्य में विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान सुनिश्चित करने का संकल्प पूरा करेंगे। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वयं को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प के प्रति पुनः समर्पित करता है। यह एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय यात्रा है जिसमें आज लिए गए निर्णय आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का स्वरूप तय करेंगे। सेवा तीर्थ में हो रही यह पहली बैठक हमें यह स्मरण कराती है कि विकास का लक्ष्य जितना बड़ा है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी उतनी ही गहरी होनी चाहिए। यह परिसर केवल एक आधुनिक कार्यस्थल नहीं है, यह शासन की नई कार्य संस्कृति का भी प्रतीक है। यहाँ की आधुनिक तकनीक और दक्ष कार्य प्रणाली के माध्यम से सरकार की कार्य क्षमता नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। यहाँ से चलने वाली प्रत्येक फाइल और यहाँ कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मयोगी इस भाव से प्रेरित होगा कि उसका कार्य देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने से जुड़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल यह संकल्प लेता है कि यह संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करेगा और सुधारों की उस निरंतर यात्रा को गति देगा जिसे देश ने बीते वर्षों में अनुभव किया है। यह पहली बैठक इस विश्वास को और सुदृढ़ करती है और सही नीति, नेक नियत और सही नेतृत्व से विकसित भारत के निर्माण का पथ निरंतर प्रकाशित होता रहेगा। सेवा तीर्थ से संचालित कार्य संस्कृति भारत को एक समर्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने का आधार बनेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा तीर्थ को संवेदनशील, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित शासन का एक वैश्विक उदाहरण बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। मंत्रिमंडल यह संकल्प लेता है कि 2047 तक भारत को एक समृद्ध, समर्थ और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की यात्रा में यह परिसर राष्ट्रीय आकांक्षाओं का सशक्त केंद्र बनेगा। धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है भारत के इतिहास में और जिस स्पिरिट के साथ, जिस भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3.0 में जिस तरह के काम किए हैं,
वो वाकई जन जन के जीवन को बदलने वाले काम है। और जनता में सरकार के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है वो अभूतपूर्व है, वो आश्चर्यजनक है, और वो हमारे इतिहास में कभी नहीं था। ऐसा विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, उनके कार्यों से देश के जन जन में आया है। कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए आज, उसमें सबसे पहला फैसला लिया है केरला का नाम परिवर्तन करके केरलम। दूसरा, गोंदिया से जबलपुर रेलवे लाइन को डबल करने का। तीसरा, बिहार में पुनरक से किऊल 3rd और 4th लाइन रेलवे की। चौथा, घमरिया से चांदिल झारखंड में है 3rd और 4th लाइन। फिर श्रीनगर में नया इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल। अहमदाबाद मेट्रो का एक्सटेंशन। पावर सेक्टर के एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन लिया गया है, और रॉ जूट के एमएसपी का निर्णय लिया गया। आज पहली बैठक में 12,236 करोड़ रुपए के फैसले प्लस 2 बड़े पॉलिसी डिसीजंस और रेजोल्यूशन लिया गया। सबसे पहले साथियों, जब से भाषा के आधार पर राज्यों के डिलिमिटेशन हुए, राज्यों का निर्माण हुआ, तब से एक बड़ी डिमांड थी कि केरला का नाम केरलम होना चाहिए, जो कि मलयालम भाषा में केरलम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम केरलम होना चाहिए। ये बड़े लंबे टाइम से डिमांड रही है। इस डिमांड को आज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, और इसका एक पूरा प्रोसेस है जिसमें राज्य सरकार और राज्य की विधानसभा का भी बड़ा रोल है। तो राज्य की विधानसभा के अनुमति, उनके निर्णय और केंद्र सरकार के निर्णय, और उसके बाद में पार्लियामेंट में इस पूरे निर्णय की प्रक्रिया रहेगी। और आज इस फैसले के बाद में माननीय राष्ट्रपति जी केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 ये राज्य की विधानसभा के पास भेजेंगे, इसको आगे बढ़ाने के लिए। और उनके राज्य की विधानसभा के निर्णय के आने के बाद में भारत सरकार इसमें अगला स्टेप लेगी। पार्लियामेंट में जाएगा ये बिल, लेकिन राज्य की विधानसभा के अनुमति के बाद। साथियों, 3 रेलवे के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स को कैपेसिटी बढ़ाने के काम में है। पहला प्रोजेक्ट है जबलपुर से गोंदिया। जबलपुर से गोंदिया प्रोजेक्ट को हम अगर देखें तो नॉर्थ में, विशेषकर जो पूर्वांचल का एरिया आता है, प्रयागराज, बनारस, काशी, और उसके बाद में बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड और मध्य प्रदेश का रीवांचल जो एरिया आता है अपना, इन सब का साउथ की तरफ जाने का जो रास्ता है, कन्वेंशनली वो रास्ता जबलपुर से इटारसी, इटारसी से नागपुर और फिर नीचे जाता है, साउथ की तरफ जाता है। इस लंबे रास्ते के बजाय अगर सीधा कॉरिडोर बने, जो कि कटनी, प्रयागराज के बाद में कटनी, कटनी से जबलपुर, जबलपुर से गोंदिया और नीचे चांदा फोर्ट, बल्लार शाह और फिर बाद में नीचे सिकंदराबाद की तरफ जाए, तो एक डायरेक्ट पैरेलल कॉरिडोर बन जाता है जो नॉर्थ से साउथ की कनेक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। इसी प्लानिंग के तहत जबलपुर से गोंदिया का आज का ये प्रोजेक्ट लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, 231 किलोमीटर्स का है। टोटल 5,236 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा। महाराष्ट्र का गोंदिया जिला और मध्य प्रदेश का जबलपुर, मांडला, शिवनी, बालाघाट, इनमें से कई आदिवासी क्षेत्र भी हैं, विशेषकर मंडला, शिवनी और बालाघाट, इन सब में कनेक्टिविटी बहुत होगी।
कुछ वाइल्ड लाइफ एरिया से भी जाता है, इसलिए इसमें स्पेशल प्रोविजन भी रखा गया है वाइल्ड लाइफ के लिए, अंडरपासेस का और फेंसिंग का। बहुत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ सहयोग के साथ ये प्लानिंग की गई है। ओवरऑल वाराणसी प्रयागराज से चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नॉर्थ से साउथ का एक पूरा कनेक्टिविटी ये प्रोजेक्ट देगा। प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है नर्मदा जी पर और बाकी 65 मेजर ब्रिजेस हैं, 369 माइनर ब्रिजेस हैं और लेवल क्रॉसिंग्स, अंडरपासेस 88 हैं और करीब 5 साल का प्रोजेक्ट है ये। काफ़ी जगह लैंड एक्वायर भी करनी पड़ेगी क्योंकि सिंगल लाइन जहां से गुजर रही थी वहां पे लैंड भी एक्विजिशन करनी पड़ेगी। ओवरऑल एक इसका और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो रामायण सर्किट है उसको भी नॉर्थ में अयोध्या जी से साउथ में रामेश्वरम तक डबल लाइन का पूरा कॉरिडोर ये बनता है। तो अपने आप में ये भी इस प्रोजेक्ट की एक विलक्षण बात है। कई अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व, काछर शिव टेम्पल, धुआंधार वाटरफॉल, कई तरह के और भी प्रोजेक्ट्स हैं और कई इंडस्ट्रीज भी इससे जुड़ती है। टोटल 7.6 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इससे आएगा। 16 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग इससे होगी, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 63 लाख ट्रीज। अगर प्लांट करते हैं तो उससे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बचती है, सिक्वेस्टर होती है, उसके बराबर का सिक्वेस्टरिंग इस कार्बन डाइऑक्साइड की इस प्रोजेक्ट से होगी। देश की 350 करोड़ की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचेगी और 78 लाख ह्यूमन डेज इस प्रोजेक्ट से जनरेट होंगे। अगला प्रोजेक्ट है पुनरक से क्यूल 3rd and 4th लाइन। ये प्रोजेक्ट बेसिकली पश्चिम बंगाल में कोलकाता से लेके प्रयागराज तक का जो मेन लाइन है, इस लाइन के अंदर ये गंगा जी के साउथ में है। ये प्रोजेक्ट गंगा जी के साउथ में जो पूरी मेन लाइन जाती है, इस मेन लाइन का प्रोजेक्ट है ये। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है, जैसे आप इस नक्शे में देखेंगे क्यूल से पुनरक, उसके आगे के भी कई प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी टेकअप किए जा चुके हैं। ओवरऑल कोलकाता से लेके प्रयागराज तक 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग किया जाएगा, जिससे कि कंप्लीट ये कॉरिडोर हाई कैपेसिटी का कॉरिडोर बन जाए। ये प्रोजेक्ट के और डिटेल्स हैं। 3 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें लैंड एक्विजिशन बहुत कम रिक्वायर्ड है क्योंकि ऑलरेडी कॉरिडोर लिया हुआ है। पटना से कनेक्टिविटी और काफ़ी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है, तो कई नई गाड़ियां इससे चल पाएंगी। पैसेंजर ट्रेन्स कई नई चल पाएगी, मेल एक्सप्रेस का टाइम सेव होगा, स्पीड बढ़ेगी ओवरऑल एवरेज। और बिहार में पटना लखीसराय डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोजेक्ट अभी अवस्थित है। 14 बहुत बड़े बड़े ब्रिजेज हैं। इंपॉर्टेंट ब्रिज कैटेगरी रेलवे में जो सबसे बड़ा ब्रिज होता है उसको इंपॉर्टेंट ब्रिज कहते हैं। वैसे इसका कैटेगराइजेशन चेंज करना चाहिए, करमाली जी है, इसका कैटेगराइजेशन चेंज होना चाहिए, है ना, जैसा एक बार डिस्कस था लेवल 1, 2, 3। तो ये और 18 मेजर ब्रिजेज हैं, 62 माइनर ब्रिजेज हैं। ओवरऑल काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इंडस्ट्री भी जो आ रही है अभी बिहार में चुनावों के रिजल्ट के बाद में इंडस्ट्री ने बहुत इंटरेस्ट शो किया है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी बिहार में इसका बेनिफिट होगा और रोजगार भी उससे जनरेट होगा। 8 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग होगी इस प्रोजेक्ट से, विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग अबाउट 32 लाख ट्रीज। और देश के 178 करोड़ रुपीस की सेविंग होगी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में और 34 लाख ह्यूमन डेज बचेंगे, जनरेट होंगे एम्प्लॉयमेंट। तीसरा प्रोजेक्ट है गम्हरिया से चांडिल। ये प्रोजेक्ट 3 बड़े स्टील क्लस्टर्स को सर्व करता है। एक टाटानगर को, दूसरा दुर्गापुर को और तीसरा बोकारो।
बोकारो, इन तीनों स्टील प्लांट्स को सर्व करता है, तीनों स्टील क्लस्टर्स को सर्व करता है। इस प्रोजेक्ट में इस तरह से है कि जो आयरन ओर के एरियाज हैं, उन एरियाज के कॉन्फ्लुएंस पे ये प्रोजेक्ट है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये ट्रायंगुलर एरिया देखेंगे, गमरिया, चांडेल, कांड्रा, सिनी, राजखरसवां, ये एरिया देखेंगे अगर आप, ये एक ट्रायंगुलर पॉइंट है जो कि ऊपर से नॉर्थ से साउथ की लाइन और ईस्ट से वेस्ट की लाइन, इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पर हमेशा गाड़ियां डिले होती है बिकॉज मूवमेंट फ्रेट ट्रेन्स का है, प्लस पैसेंजर मेल एक्सप्रेस का है, इन सब का मूवमेंट यहाँ पे एक जगह पे आके एक बड़ा बॉटलनेक बनता है। इसीलिए बहुत केयरफुली प्लान करके थर्ड और फोर्थ लाइन इस तरह से डिजाइन की है कि ईस्ट से वेस्ट का ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हो, नॉर्थ से साउथ का ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हो, और जो ओरिजिनेटिंग ट्रेन्स है, ये आयरन ओर के एरिया से जनरेटेड जो ट्रेन्स हैं, वो तीनों बड़े पॉइंट्स जो स्टील के हैं, टाटानगर, बोकारो और दुर्गापुर, इन तीनों पॉइंट्स पे आराम से जा सके। बहुत केयरफुली डिजाइन प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट चाहे 50 किलोमीटर का, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा ट्रैफिक में और मोबिलिटी में। 26 किलोमीटर रूट लेंथ है और ट्रैक लेंथ 50 किलोमीटर के आसपास आएगी। इस ट्रैक लेंथ है 68 किलोमीटर्स। 13 मेजर ब्रिजेस हैं, 59 माइनर ब्रिजेस हैं, और ओवरऑल करीब ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, रफली करीब 3 साल का प्रोजेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक नोड्स हैं जहां पर पावर प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, तो ये प्रोजेक्ट काफी एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लाएगा मोबिलिटी में। 6 करोड़ केजी कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी, टाइम बहुत बचेगा। जो ईस्ट से वेस्ट वाली गाड़ियां, नॉर्थ से साउथ वाली जो ट्रेन्स हैं, उनका टाइम बहुत बचेगा इस प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंट होने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किया, श्रीनगर एयरपोर्ट का नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग। हम सब जानते हैं कि धारा 370 के हटने के बाद में वो जो दीवार थी बड़ी, उस दीवार के टूटने के बाद से कश्मीर में एक नई ऊर्जा आई है। देश दुनिया से सभी लोग कश्मीर जाना चाहते हैं, वैली जाना चाहते हैं, और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सब में लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एयर ट्रैफिक की बहुत डिमांड है, रेल ट्रैफिक की भी बहुत डिमांड है, रोड ट्रैफिक की भी बहुत डिमांड है। तो एयर का ये टर्मिनल नया बनेगा, काफी बड़ा टर्मिनल बनेगा, जो आज की जो कैपेसिटी उससे काफी बड़ा बनेगा। ये पूरा इसका एयरपोर्ट के एरिया का मैप है। इस मैप में इसका मास्टर प्लान बन गया है एक्चुअली, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से आपको डिटेल में शेयर भी करेंगे। एग्जिस्टिंग टर्मिनल के कंपैरिजन में एग्जिस्टिंग टर्मिनल करीब 20,000 स्क्वायर मीटर में, नया टर्मिनल करीब 71,000 स्क्वायर मीटर्स में बनेगा, और इसमें 6 नए एरो ब्रिजेस बनेंगे। कैपेसिटी काफी बढ़ेगी प्रोजेक्ट से। अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 950 पीक आवर पैसेंजर्स है, PHP। इसके बाद में करीब 4 मिलियन पैसेंजर्स, 2,900 PHP कैपेसिटी हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के बनने से। वहां पे काफी अकोमोडेशन चाहिए सिक्योरिटी पर्सनल के लिए, वो सब भी इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड होगा, और अगले 4 साल में कंप्लीट होगा। प्रोजेक्ट 100% इक्विटी फंडिंग होगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। मल्टी लेवल कार पार्किंग होगी इसमें, स्पेस को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, और एक लोकल जो हमेशा रहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि जो लोकल कल्चर है वो वहाँ की बिल्डिंग्स में दिखे, वैसा भी इसमें होगा, और देश भर की झांकी भी इस प्रोजेक्ट में आएगी। पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी टोटल 10 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट प्रोजेक्ट आज जो अप्रूव हुआ है वो है अहमदाबाद का मेट्रो। गिफ्ट सिटी हम सब जानते हैं कि करीब करीब देश में, दुनिया में आज इसकी एक नई पहचान बन चुकी है एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल टाउनशिप। इसका कनेक्शन, ये अहमदाबाद मेट्रो का नेटवर्क है फेज 1 का, ये फेज 2 का। इसमें फेज 2 में ये जो गिफ्ट सिटी हम देख रहे हैं, ये वाला जो स्पर है GNLU से गिफ्ट सिटी, इसके आगे नेक्स्ट स्पर बनेगा गिफ्ट सिटी से शाहपुर का। ये वाला प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है गिफ्ट सिटी से शाहपुर का। अहमदाबाद मेट्रो अहमदाबाद शहर के ट्रैफिक में, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा एक फैक्टर बन चुका है। डेली कम्यूटर 1.6 लाख तक पहुंच चुका है, क्रॉस हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट से बढ़ने से गिफ्ट सिटी और उसके आगे जो बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज है जहां से लोग गिफ्ट सिटी में काम करने के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ये कनेक्टिविटी बन जाएगी। पावर सेक्टर में आज एक बड़ा रिफॉर्म अप्रूव किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में। पावर सेक्टर में हम सब जानते हैं कि ग्रिड की बहुत इंपॉर्टेंस है, और ग्रिड में जिस तरह से पिछले दशक में इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, उसके कारण भारत की ग्रिड आज एक रोबस्ट ग्रिड मानी जाती है दुनिया भर में। और भारत में क्लीन पावर जनरेशन, रिन्यूएबल पावर जनरेशन की कैपेसिटी 50% से अधिक है, जो कि दुनिया के बहुत समृद्ध देश भी ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए। वो टारगेट हमने 2030 के टारगेट्स को 2025 में ही अचीव कर लिया था। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ग्रिड को बहुत रोबस्ट होना पड़ता है, उसके लिए ग्रिड में लगातार और इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। और विशेषकर जैसे जहां जहां भविष्य में पावर जनरेशन की और पावर डिमांड के ओरिजिन और डेस्टिनेशन, ये जो नए नोड्स उभर के आ रहे हैं इस नेटवर्क में, उनको आज ही कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि पावर जनरेशन और डिमांड को हम भविष्य में टाइमली मीट कर पाएं। दैट्स व्हाई दिस डिसीजन वाज टेकन टुडे। इस डिसीजन में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को उनका इक्विटी कंट्रीब्यूशन का जो 5,000 करोड़ रुपीस का लिमिट था, वो बढ़ा के 7,500 करोड़ रुपीस का लिमिट किया गया है। इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिसमें अब तक ये पावर ग्रिड की तरफ से बिड नहीं हो सकती थी, अब बिड कर पाएंगे, और पावर ग्रिड बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट कर पाएगा पावर, हमारी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने में। मौसम बदल गया है। साथियों, लास्ट फैसला आज का, जूट के मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को आज रिवाइज किया गया, इंक्रीज किया गया, और 5,925 रुपीस पर क्विंटल किया गया आज के कैबिनेट में। साथ ही साथ और फैसले भी लिए गए कि जूट के जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने वाली सीड वैरायटीज हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए, और जूट के क्वालिटी को और इम्प्रूव करने वाली वैरायटीज हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और ऐसे एरियाज जिसमें बहता हुआ पानी हो, उन एरियाज में जूट की क्वालिटी बेटर होती है, उन एरियाज को भी जूट में कल्टीवेशन में कवर करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमेशा एमएसपी को 50% से अधिक रखा है कॉस्ट से। ये भी इसी प्रिंसिपल के तहत है फैसला, और इससे हमारे किसानों को, विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम के कुछ क्षेत्रों में जहां पर जूट की ग्रोथ होती है, वहां पे किसानों को बहुत बेनिफिट होगा। ओवरऑल साथियों, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो फैसले लिए गए हैं, वो अभूतपूर्व है। इंफ्रा के फैसलों की समरी आपके सामने है। करीब 1,80,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2,40,000 करोड़ रुपए के
हाईवे प्रोजेक्ट्स, 1,30,000 करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट्स और 9,000 करोड़ के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, शिपिंग में और पोर्ट में 1,45,000 करोड़ के, रोपवेज में 6,000 करोड़ के, हाइड्रो पावर में 28,000 करोड़ रुपीस के, इंडस्ट्रियल सिटीज में 28,000 करोड़ रुपीस के, प्रधानमंत्री आवास योजना में 5,36,000 करोड़ के। ओवरऑल 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के फैसले इंफ्रा के लिए गए प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में। धन्यवाद दोस्तों, मैं अब क्वेश्चंस लूंगा। We'll start from the left. So, yes, Ashwin. Hi, good afternoon, sir. Ashmit from CNBC TV 18. So, first question regarding this terminal. Ashmit. Ji, sir. The first question, sir, about the integrated terminal. Could you share some insight about the increase in traffic that we've witnessed over the last couple of years that enabled this decision for a new terminal that increases capacity? Sir, I have... सर एमएसपी जूट का पिछले साल के मुकाबले ईयर कितना पड़ा? 275 रुपीज 275 rupees per लिखा हुआ स्लाइड। Sir, I have two questions. One on the Seva Tirth resolution and the second one is on Keralam. So I'll start with Keralam, sir, because I think 2024 Kerala Assembly had passed a resolution. Before that, they had 23 they had sent to MHA, but MHA had sent it back. So why it took about 2 years and it's coming just before the likely Assembly election? Number one. So the reason behind it. And second question, sir, about the resolution, the cabinet decided that all decisions now will be taken keeping in mind the people in the last row. I think since 2014, the same principle has been applied. So what will be the new in Seva Tirth? Next second row. Yeah, from left. Yeah. सर नमस्कार, कृष्ण मोहन शर्मा। केरला और केरलम एक एम का फर्क है, लेकिन वहां पे जो सरकार है वो रिजोल्यूशन पास करके यहाँ पे भेजेगी, तभी हम कानून बना पाएंगे शायद। तो इस हर्डल को हम कैसे देख रहे हैं? सेकेंड रो में नेक्स्ट पूनम जी। नमस्कार सर, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। आज रेलवे के 3 नए प्रोजेक्ट पास हुए हैं, इससे कितने यात्रियों को लाभ मिलेगा? और जो अभी यात्रियों के लिए समस्याएं होती थी, प्रयागराज से अगर उन्हें दक्षिण की ओर जाना है तो बेहद मुश्किल था सफर, वो कितना आसान होगा और ये सुविधाएं कब से शुरू हो जाएंगी? थर्ड रो, एनीबॉडी? फोर्थ, फिफ्थ? हाँ, यस, फोर्थ रो में 9। Sir, Rishabh here with NDTV Profit. Your power sector reform, sir. What kind of projects will Power Grid now be viable to bid for? And yeah, that's it. Sir, Toyesh from Economic Times. Sir, these railway projects that Cabinet has approved, I have 2 questions, sir. Will this also lead to enhanced passenger capacities in these routes? Because there have been instances where because of the freight movement, passenger trains in this region are facing some issues, sir. Sir, I am Balagopal from Mathrubhumi. Is there any time frame for this Keralam thing? How can we, when can we expect the whole thing, whole procedure to end? 5th, 6th row, no, 7th, 71. हेलो सर, मैं विजेंद्र बोल रहा हूँ एबीपी आनंदा बांग्ला चैनल से। सर, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी एक प्रस्ताव रखा था कि पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला किया जाए, विधानसभा में पास हुआ था और सरकार ने केंद्र को भेजा है। क्या उस पर भी कोई फैसला होने वाला है अगले कई दिनों में? यस, 259 नीरज। सर, मैं नीरज पांडे हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल केरल को लेकर ही है कि चूंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक पर है और ऐसे समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फैसला लिया है, तो सीधे सीधे आरोप यही जाएगा कि चुनाव को ध्यान में रखे आप लोगों ने निर्णय लिया। Sir, Aishwarya from NDTV. This was the first cabinet meeting at the Seva Tirth,
Has the Prime Minister also sent across a direct message to the ministers? Some insightful. Okay. I think it's over. ये वाला ब्लॉक पूरा हुआ? ये पूरा हो गया. सर क्वेश्चंस मैं पहले रेलवे के क्वेश्चंस कंप्लीट करता हूं. हाँ, रेलवे के इन तीनों प्रोजेक्ट से पैसेंजर्स की फैसिलिटीज बहुत बढ़ेगी. विशेषकर अगर आप देखें नॉर्थ साउथ से ट्रैवल करना सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाएगा. अगर आप गोंदिया वाले प्रोजेक्ट का देखेंगे, करीब करीब 235 किलोमीटर्स की सेविंग होती है. ये कितने किलोमीटर की सेविंग है? 292 किलोमीटर की सेविंग होती है नॉर्थ से साउथ वाले रूट में. तो सब्सटैंशियल टाइम सेव होगा, सब्सटैंशियल कैपेसिटी बढ़ेगी और कई नई पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस गाड़ियां चालू कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट के बनने से. जैसा आपको बताया, पहले जबलपुर से इटारसी, आमला, नागपुर होते हुए आना पड़ता था. अब सीधा जबलपुर से नैनपुर होते हुए गोंदिया डायरेक्टली साउथ की तरफ आ सकते हैं. तो सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट आएगा और पैसेंजर कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी. द्वेष, आपके प्रश्न का जवाब है कि पैसेंजर कैपेसिटी भी बहुत बढ़ेगी. खासकर जो वो ट्रायंगुलर पोर्शन था जिसके कारण बहुत सारी गाड़ियां डिले हो जाती थी उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचने के बाद में, तो उसके कारण काफी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट आएगा. टीम ने बताया कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स के कारण 38 नई ट्रेन्स चला पाएंगे जो पैसेंजर्स के लिए होगी, चाहे मेल हो चाहे सुपरफास्ट हो, किसी भी कैटेगरी में हो. 38 नई पैसेंजर से रिलेटेड गाड़ियां इससे चला पाएंगे. कैपेसिटी काफी बढ़ेगी. प्रोजेक्ट करीब करीब 3 से लेकर 5 साल के पीरियड में होंगे. जो आपका प्रश्न था कि कितने समय में ये हमको फैसिलिटीज मिलेंगी, 3 से 5 साल के पीरियड है इसके कंप्लीट होने के. श्रीनगर का ट्रैफिक इंक्रीज कितना हुआ? 2 मिलियन था 2021 में. प्रेजेंट ट्रैफिक 4.5 मिलियन हो चुका है, यानी डबल से ज्यादा हो चुका है 24-25 में कंपेयर टू 2021. ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो चुका है ट्रैफिक श्रीनगर एयरपोर्ट में. एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 3 मिलियन की है, ओवर कंजेस्टेड है नेचुरली. नए टर्मिनल से 10 मिलियन की कैपेसिटी हो जाएगी. पावर सेक्टर के इस रिफॉर्म से जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे, उन बड़े प्रोजेक्ट्स में जहां पे ज्यादा इक्विटी की जरूरत होती थी, वहां पे पावर ग्रिड पार्टिसिपेट कर नहीं पाता था, कंपीट नहीं कर पाता था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, क्योंकि इसका लिमिट था 5,000 करोड़ रुपीस तक की इक्विटी आप एक सब्सिडरी में लगा सकते हो, उससे ज्यादा इक्विटी नहीं इन्वेस्ट कर सकते. 7,500 करने से बड़े प्रोजेक्ट्स में भी पावर ग्रिड की पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी. और अभी बहुत सारे HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के प्रोजेक्ट्स नए बनाए जा रहे हैं जो हमारी ग्रिड को आने वाले समय के हिसाब से बहुत एक रोबस्ट ग्रिड बनाने का काम है. उन सब प्रोजेक्ट्स में कैपिटल बहुत लगता है, इक्विटी भी प्रोपोर्शनेटली ज्यादा लगती है, तो उन सब में पार्टिसिपेट कर पाएंगे. श्रीनगर का एक और चार्ट अगर आप देखें तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जंप है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ट्रैफिक की. ये चार्ट भी हम शेयर कर सकते हैं मीडिया के साथ. तो आपको जब ये डेक PDF भेजेंगे इसका, उसके साथ ये चार्ट का PDF भी भेज देंगे. टीम आप ले लेना. सेवा तीर्थ में सेवा के मैसेज को रीअफर्म किया गया, रीएम्फसाइज किया गया. सभी कैबिनेट के मंत्रियों को सबके साथ डिटेल में डिस्कशन हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को, इस दूरगामी सोच को किस तरह से रिफॉर्म्स में कन्वर्ट करें, किस तरह से
हर नागरिक के जीवन में सुधार आए, चेंज आए और नई अपॉर्चुनिटीज बने, वो सब इस रेजोल्यूशन में क्लियरली स्पष्ट तौर पे दिखता है। केरला का नाम केरलम, देखिए प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के बहुत सारे फैसले आप देखेंगे पूरे समय लिए जाते हैं। मान लो केरल में जो नए कॉरिडोर्स कासरगोड से लेके त्रिवेंद्रम तक के नए कॉरिडोर्स के फैसले लिए गए, कोई असेंबली का चुनाव नहीं था। वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी, तब कौन से असेंबली के चुनाव थे? चुनाव अपनी जगह पे होते रहेंगे, लेकिन जो भी देश के हित में फैसले हैं उन फैसलों को लिया जाएगा। केरला से केरलम नाम करने में राज्य सरकार का भी एक एक्शन आइटम रहता है असेंबली का, तो वो प्रोसेस जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपके सामने जानकारी रखते जाएंगे। मैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेता हूँ। यस, 76। सर, अनीता चौधरी प्रदेश से। मेरा बस सवाल है, ये जबलपुर गोंदिया का जो रूट फाइनल हुआ है उसमें कितने ट्राइब एरिया जो हैं वो कवर हो रहे हैं, और पॉपुलेशन वाइज भी जानना चाहती हूँ और गाँव के लिहाज से भी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है नियरेस्ट शहर में पहुंचना, खासकर हॉस्पिटल को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर। Anybody from right wing? No. Yes, राइट विंग क्वेश्चन नहीं पूछता है। सर, आनंद हूँ TV9 भारतवर्ष से। जो उधर पूछा था एक सवाल कि पश्चिम बंगाल ने भी 2-3 बार नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा हुआ है केंद्र सरकार के पास, क्या उस पर कुछ फैसला हम उम्मीद करें आने वाले दिनों में? देखो, जो कैबिनेट में आज फैसले हैं वो सब मैंने आपके सामने रखे हैं। ट्राइबल एरियाज में बेसिकली 3 जिले ऐसे हैं जो ट्राइबल डोमिनेटेड जिले हैं, और अगर आप ये एरिया देखें, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नैनपुर, शिवनी, गोंदिया, दुर्ग, ये सारा एरिया ट्राइबल एरिया माना जाता है। इसमें काफ़ी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ से रहने वाले आदिवासी परिवारों को कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बेटर मिलेगी। हो गया बस, चलिए, धन्यवाद।